नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नागार्जुन का परिचय और उनकी प्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले महाकवि नागार्जुन का परिचय देखते हैं। नागार्जुन तरौनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के निवासी हैं और उनका जन्म अपने ननिहाल सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में इस निमित्त वाराणसी और कोलकाता भी गए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। सन 1938 में वे स्वदेश वापस आए। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 1935 में उन्होंने दीपक, एक मासिक पत्रिका है, तथा 1942 से 43 में विश्व बंधु, जो कि साप्ताहिक पत्रिका है, तो इनका संपादन किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते थे। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना की है। लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीतिक उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को नया आयाम देती है। छायावादोत्तर काल के वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक में समान रूप से आदर पाती हैं। जटिल से जटिल विषय पर लिखी गईं उनकी कविताएं इतनी सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली होती हैं कि पाठकों के मानस लोक में तत्काल बस जाती हैं। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग्य मिलता है। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता की मुख्य विशेषता है। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों प्रकार की कविताएं रची। उनकी काव्य भाषा में एक ओर संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है, तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवंतता भी। पत्रहीन नगन गाछ, ये उनका मैथिली कविता संग्रह है और इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उन्हें उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिला। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रतन गरबा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भस्मांकुर। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ उपन्यास रचे हैं और उनके उपन्यासों के नाम हैं बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे। तो ये उनके कुछ उपन्यास हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उनकी सारी रचनाएं नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में संकलित हैं। हमारे पाठ्यक्रम में उनकी एक प्रसिद्ध कविता है और उस कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है। इस कविता में उन्होंने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्र भी शामिल है। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ती है। तो आइए हम पढ़ते हैं नागार्जुन जी की प्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है। ये कविता
हिमालय यात्रा के दौरान कवि के अपने अनुभवों को व्यक्त करती है, साथ ही हिमालय का साक्षात चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो कवि कहता है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। व्याख्या करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अमल का अर्थ होता है स्वच्छ, मैल रहित। धवल का अर्थ होता है उज्ज्वल, सफ़ेद। शिखर होती हैं पर्वतों की चोटियाँ। शीतल, ठंडा। और तुहिन का अर्थ होता है बर्फ। तो तुहिन कण हो गए बर्फ के कणों को। स्वर्णिम होता है स्वर्ण जैसे, सोने जैसी, सुनहरी। कमलों पर गिरते देखा है, कमल फूल, कमल का फूल होता है, पानी में निकलता है कीचड़ में। बादल को घिरते देखा है। तो इस पद्यांश में कवि नागार्जुन हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर उमड़ते घुमड़ते बादलों का दृश्य प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि मैंने अमल धवल गिरी के शिखरों पर, गिरी होता है पहाड़, निर्मल स्वच्छ सफ़ेद पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर मैंने बादल को घिरते हुए, उमड़ते हुए, घुमड़ते हुए मैंने देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तो पर्वत की इन बर्फ से ढकी हुई चोटियों का मनोहारी चित्र कवि यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। साथ ही कहता है कि छोटे छोटे मोतियों के समान ठंडे बर्फ के कणों को मानसरोवर के में खिले हुए सुनहरी कमलों पर उसने उनको गिरते हुए देखा है। कहने का भाव ये है कि मानसरोवर में कमल खिले हुए हैं जो देखने में सुनहरी रंग जैसे दिखाई दे रहे हैं। उन पर बर्फ़ के छोटे छोटे कण गिर रहे हैं जो देखने में लग रहे हैं जैसे मोती हों। तो छोटे छोटे तुहिन कणों की तुलना कवि ने मोतियों के समान के साथ की है। तो इस तरह से पहले पद्यांश का अर्थ है, कवि कहता है कि हिमालय पर्वत की सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई निर्मल चोटियों पर मैंने बादलों को उमड़ते घुमड़ते देखा है, और साथ ही हिमालय के इस क्षेत्र में मानसरोवर झील में खिले हुए कमल के फूलों पर, सुनहरी फूलों पर बर्फ़ के छोटे छोटे कणों को मोतियों के समान गिरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो कवि की भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत शब्द सीधे हिंदी में हम प्रयोग में लाते हैं। अमल, धवल, गिरी, शिखर, तुहिन जैसे अनेक शब्द जो हैं संस्कृत शब्द हैं जो सीधे ही कवि ने इस यहाँ प्रयुक्त किए हैं। इसी तरह से छोटे छोटे शब्द जो है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और बादलों का उमड़ना घुमड़ना मानवीकरण अलंकार की ओर संकेत करता है, और प्रकृति का सुंदर चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आइए अब दूसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पाबस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग का अर्थ होता है ऊंचे। ऊंचे हिमालय के कंधों पर
छोटी बड़ी कई झीलें हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और हिमालय के ऊंची ऊंची इन चोटियों पर, इनके कंधों पर, हिमालय के ऊंचे कंधों पर छोटी बड़ी अनेक झीलें देखने को मिल सकती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हिमालय का मानवीकरण किया गया है, मनुष्य जैसा दिखाया गया है। तो हिमालय की ऊंचाइयों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। इस चीज़ को कवि कहता है कि हिमालय के कंधों पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। तो ये मानव जैसा वर्णन है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। श्यामल, श्याम तो होता है काला, लेकिन यहाँ है गहरा हरा रंग का पानी। तो पानी जो है बड़ा गहरा है और देखने में वो श्यामल लग रहा है, हरे नीले रंग का लग रहा है। और सलिल भी, सलिल का अर्थ होता है पानी। समतल देश होते हैं मैदानी इलाके। पावस, पावस का अर्थ होता है बरसात, वर्षा ऋतु। और उमस होती है गर्मी। आकुल, व्याकुल होकर, बेचैन होकर। तिक्त, कसैला, कड़वा। मधुर, मीठा। बिस्तंतु, कमल की डंडी के भीतर का कोमल भाग, कमल नाल के बीच का एक कोमल भाग, उसे बिस्तंतु कहा गया है। खोजते हंसों को तिरते देखा है। एक और दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है कि हिमालय की ऊंचाइयों पर छोटी बड़ी अनेक झीलें हैं। इन झीलों का गहरा नीला पानी है और इस गहरे नीले पानी में हंस तैर रहे हैं। ये हंस मैदानी इलाकों से बरसात के मौसम में जो उमस पड़ती है, गर्मी पड़ती है, उससे बेचैन होकर उससे मुक्ति पाने के लिए इस क्षेत्र में आ गए हैं और इन झीलों में वे विचरण करते हैं। और विचरण करते हुए उन्हें कमल की डंडियों में से रेशे निकाल निकाल कर खाते हुए और तैरते हुए देखा जा सकता है। ये कमल डंडियाँ कड़वे और मीठे स्वाद की हैं, तीखा मीठा स्वाद है इनका। तो ये इन झीलों में तैरते हुए कमल डंडियों को के भीतरी रूप को, उसकी नाल को खाते हुए और तैरते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये मैदानी इलाकों से यहाँ आए हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में वर्षा ऋतु चल रही है और वर्षा ऋतु के कारण उमस बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है और उस गर्मी से निजात पाने के लिए ये इस क्षेत्र में आ गए हैं। तो यहाँ भी भाषा की स्थिति देखें तो भाषा में तत्सम शब्दावली का ही प्रयोग है और चित्रात्मकता भी है और ये वर्णनात्मक शैली में लिखी गई कविता है, वर्णन किया गया है। जब दृश्यों का वर्णन किया जाता है तो वहाँ वर्णनात्मक शैली होती है। बिंबों का भी प्रयोग है। इस तरह से जैसे हिमालय के कंधे, जैसे हम स्पष्ट कर आए हैं, यहाँ मानवीकरण अलंकार है और प्रकृति का सुंदर चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। साथ साथ देखते चलते हैं। बसंत ऋतु थी और सुहावनी सुबह थी। सुप्रभात, सुंदर सुनहरी सुबह थी, बड़ा ही सुहावना प्रभात था, सुबह थी। और मंद मंद था अनिल बह रहा। अनिल कहते हैं हवा को, तो हवा मंद मंद गति से बह रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण का अर्थ होता है उदित होता हुआ सूर्य की मृदु किरणें, कोमल किरणें बिखर रही थी। सूर्य उदित हो रहा था तो उदित होते हुए सूर्य की कोमल कोमल किरणें चारों तरफ बिखर रही थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे और आसपास दाएं बाएं हर जगह
जिस तरफ भी आपकी दृष्टि जाती है चारों तरफ आपको सुनहरी पर्वतों की चोटियां ही दिखाई दे रही थी। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलहा छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो बसंत ऋतु है, सुबह का समय है, हल्की हल्की हवा बह रही है, सूर्य की कोमल किरणें चारों तरफ बिखर रही हैं, चारों तरफ पर्वतों की चोटियां सुनहरी दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कवि को एक और दृश्य वहां दिखाई देता है, और वो दृश्य है चकवा चकवी का। चकवा चकवी ऐसे पक्षी हैं जो शापित हैं कि उन्हें पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर बितानी होती है, और ये शाप उनका पूरी रात भर के लिए चलता है। और जैसे ही सूर्य होता है, उदित होता है, सुबह होने लगती है, तो ये चकवा चकवी इनका विरह समाप्त हो जाता है और ये एक दूसरे से मिल लेते हैं, और पूरी रात एक दूसरे से वियोगी रहकर, एक दूसरे से दूर रहकर ये चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, सुबह आती है, तो इन दोनों का क्रंदन, इनका चीखो पुकार समाप्त हो जाती है। चीखो पुकार तो समाप्त हो जाती है, परंतु उनमें उस महान सरोवर के तीरे, उस महान सरोवर, ये मानसरोवर की ही बात है, तीर होता है किनारे, उस मानसरोवर के किनारे पर यहाँ की शैवाल की हरी दरी पड़ी हुई है। शैवाल पानी पर जमा हुआ हरे रंग का एक काई को कहते हैं, जो देखने में दूर से हरे कारपेट जैसी लगती है, हरी दरी के जैसी लगती है। तो वहाँ पर इन चकवा चकवियों को आपस में प्रणय कलह छिड़ते देखा है। प्रणय होता है प्रेम और कलह होते हैं झगड़ा। प्रेम में एक दूसरे से तकरार करते हुए मैंने देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो चकवा चकवी का प्रसंग आया है, ये एक प्रसिद्ध कवि समय है, काव्य रूढ़ी है। ऐसा माना जाता है कि चकवा चकवी जो है, राम जब सीता के वियोग में व्यथित थे तो उसके इस व्यथा का मजाक उड़ाने लगे थे, तो उन्हें ये शाप भुगतना पड़ा कि वे भी उनकी तरह विरही रहेंगे। और ऐसा कवियों के संसार में माना जाता है कि चकवा चकवी रात भर साथ होते हुए भी एक दूसरे को नहीं देख पाते, और परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, इनका ये शाप समाप्त हो जाता है और ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, और मिलने के बाद एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। एक प्रेम की नई लड़ाई उनके बीच छिड़ जाती है। कवि ने उस दृश्य को यहाँ बड़े ही मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया है। और फिर कवि कहता है, बादल को घिरते देखा है। हिमालय की इन ऊंची चोटियों पर मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। तो अगला दृश्य है, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। एक और दृश्य है, दुर्गम, यहाँ जाना कठिन हो। बर्फानी घाटी, बर्फ से ढकी हुई घाटियाँ, शत सहस्र, शत होता है 100, सहस्र का अर्थ होता है हजारों, सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर। अलख होता है जो दिखाई ना दे। नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल। परिमल का अर्थ होता है सुगंध,
तो उन्मादक, मदहोश कर देने वाली, पागल बना देने वाली सुगंध के पीछे धावित हो होकर, धावित का अर्थ है दौड़ दौड़ कर, तरल तरुण कस्तूरी मृग को, तरुण होता है जुआ, जवान, तो उस युवा कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। प्रिय विद्यार्थियों, कस्तूरी मृग जो है उसकी नाभि में से सुगंध आती है और ये सुगंध जो है बड़ी ही उन्मादक होती है। कस्तूरी मृग इस सुगंध के पीछे पागल हो जाता है। वह इसका स्रोत ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता है, लेकिन क्योंकि वो उसकी नाभि में छिपी होती है, उसे दिखाई नहीं देती है, तो वह सारी मेहनत उसकी बेकार चली जाती है। सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई से कभी नीचे भागता है, कभी ऊपर चढ़ता है, लेकिन अंततः उसे सफलता नहीं मिल पाती। वह इसका स्रोत ढूंढ नहीं पाता, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, और थक हार कर वो स्वयं पर ही चिढ़ने लगता है। तो कभी कहता है अपने पर चिढ़ते देखा है, उस हिरण को मैंने अपने पर ही चिढ़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो वास्तव में जिस सुगंध को वह सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाइयों पर ढूंढने के लिए दौड़ता चला जाता है, वास्तव में वह सुगंध उसकी अपनी नाभि से ही आ रही होती है। तो इस तरह से उसे आत्मज्ञान नहीं होने के कारण ही इतना भटकना पड़ता है। तो हमारी मनुष्यों की स्थिति भी कभी कभार कस्तूरी मृग जैसी होती है कि हम जिन प्रश्नों का उत्तर अपने भीतर ढूंढ सकते हैं, उनको ढूंढने के लिए बाहर भटकते रहते हैं और अंततः निराश होते रहते हैं। तो यहाँ भी हिमालय का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है और हिमालय की इन ऊंचाइयों से भटकते हुए कस्तूरी मृग का बड़ा मार्मिक चित्र यहाँ देख सकते हो। अगर आप अनुप्रास अलंकार का दृश्य देखना चाहो तो हो कर, तरल, तरुण जैसे शब्द जो हैं इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा यहाँ भी तत्सम शब्दों वाली है, तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा का प्रयोग किया गया है। और हिरण का दृश्य जो है बिंबात्मक है, तो दृश्य बिंब भी यहाँ आप देख सकते हो। अगला पद्यांश है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझा नील से गर्ज गर्ज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रिय विद्यार्थियों, बादल पर महाकवि कालिदास ने एक बहुत ही सुंदर रचना रची है, मेघदूत, और उसका सृजन भी हिमालय पर्वत पर विचरण करने वाले एक मेघ को पात्र बनाकर किया गया है। कभी हिमालय की उन्हीं चोटियों पर है, कभी आज वहीं उमड़ते घुमड़ते बादलों को भी देख रहा है, तो कभी कालिदास की याद आ जाती है कवि को, और उसे लगता है कि कालिदास ने भी जिस बादल को दूत बनाकर अपनी काव्य रचना में प्रस्तुत किया है, संभवतः वो बादल भी यहीं कहीं होगा। तो कवि कहता है कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह। ऐसा माना जाता है कि धनपति कुबेर का वहीं कहीं निवास है, तो उसको उसकी भी याद आती है, ये वही कुबेर और यही उसकी राजधानी जिसका नाम अलका नगरी है, वह उसको भी ढूंढ रहा है कि धनपति कुबेर कहाँ गया, उसकी राजधानी अलका कहाँ गई। और फिर कालिदास ने आकाश में विचरण करने वाले जल से भरे हुए
जिस बादल का वर्णन अपनी प्रसिद्ध रचना मेघदूत में किया है, वह उसका भी ठिकाना ढूंढ रहा है, वह उसका भी अता पता ढूंढ रहा है। लेकिन कवि कहता है ढूंढा बहुत, मैंने उसको बहुत ढूंढा, परंतु मैं उसे कभी पा नहीं सका, मुझे वह मिला नहीं। मेघदूत का पता कहीं पर, लेकिन मुझे मेघदूत का जिसका वर्णन कालिदास जी ने किया है उसका मुझे कहीं भी पता नहीं चल पाया। फिर कवि स्वयं को ही समझाते हुए कहता है कि कौन बताए, वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। वो बादल है, छाया का रूप है, हो सकता है यहीं वो बरस गया हो और बरस कर अपने अस्तित्व शून्य हो गया हो, तो उसको ढूंढने का कोई लाभ नहीं, जाने दो। वह कवि कल्पित था, या ये भी हो सकता है कि वह असल रूप में कभी रहा ही ना हो, केवल कवि ने अपनी कल्पना से ही उसका रूप घड़ा हो। तो वह तो नहीं मिला, लेकिन जब हिमालय के इतनी ऊंचाई पर कवि आ ही गया है, तो मैंने तो भीषण जाड़ों में गगन चुंबी कैलाश शीर्ष पर, आकाश को चूमने वाली ऊंची ऊंची चोटियों वाले इस कैलाश पर्वत पर, जहाँ बहुत जोरदार सर्दियाँ पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, वहाँ महामेघ को झंझानिल से, झंझानिल होते तूफान, गरज गरज कर भिड़ते देखा है। हल्की सी हवा चलती है कि बड़े बड़े बादल एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से गरजने लगते हैं, एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं। तो ऐसे उनको गरजते भिड़ते मैंने देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो कवि को कालिदास की याद इसलिए आ जाती है क्योंकि कालिदास ने भी हिमालय पर विचरण करने वाले एक बादल को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। आज कवि नागार्जुन भी उसी हिमालय पर विचरण करते हुए बादलों पर कविता लिख रहा है, तो अपने कवि पूर्वज की याद आना उसके लिए स्वाभाविक ही है। इसके अलावा हिमालय पर्वत पर लड़ते भिड़ते गरजते बादलों का बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया है। तो दृश्य बिंब है, और जो पूरी कविता का जो स्वरूप है, जो शैली है, ये वर्णनात्मक ही चल रही है। कवि वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहा है और मानवीकरण भी यहाँ किया गया है। अब जो अंतिम पद्यांश है, इसमें कवि ने हिमालय परिवेश में रहने वाली किन्नर किन्नरियों का वर्णन किया है, उनके रहन सहन का चित्रण किया है। देखते हैं। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित, देवदारु कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुबल्य लटकाए, शतदल लाल कमल बेणी में, रजत रचित मणिखचित कला में, पान पात्र द्राक्षासव पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृगछालों पर पलथी मारे, मद्रारुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को बंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ये भी एक वर्णात्मक शैली में किया गया चित्रण है। कवि कहता है शत शत सैकड़ों, निर्झर निर्झरणी कल, कल क्या है, कल कल करती हुई ध्वनि से, निर्झर झरने और निर्झरणियाँ नदियाँ। हिमालय की इस ऊंचाई पर सैकड़ों झरने नदियाँ कल कल स्वर करते हुए देवदार के पेड़ों वाले वन में से गुजर रहे हैं। और कानन होता है वन, शोणित होता है लाल, धवल होता है सफ़ेद, भोजपत्र एक चौड़े प्रकार का पत्र होता है। पुराने समय में इन पत्रों पर लिखा भी जाता था। तो ये चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, ये हिमालय पर
पाए जाने वाले भोज के पेड़ के हैं, भोजपत्र कहा जाता है, जो लाल हैं, सफ़ेद हैं। तो लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, कुटी कुटिया, तो किन्नर किन्नरियों का वर्णन हो रहा है। उन्होंने वहाँ एक अपनी कुटिया बनाई हुई है और कुटिया पर छत जो है भोजपत्रों की है, जो भोजपत्र लाल और सफ़ेद रंग के हैं। तो ऐसी कुटिया बनी है और उसके भीतर वे रहते हैं। कैसे हैं? रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, कुंतल होते हैं बाल, उन्होंने अपने बाल रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से सजाए हुए हैं और इंद्रनील की माला डाले और गले में इंद्रनील की माला पहनी हुई है। तो इंद्रनील एक तरह से पत्थर का ही कोई मोती की तरह है, उसकी माला बनाई है और उन्होंने अपने गले में पहनी है। शंख सरीखे सुघड़ गलों में, ये मालाएं कहाँ हैं? शंख की तरह गोल गोल जो उनके गले हैं, सुंदर गले हैं, वहाँ उन्होंने वो मालाएं डाली हैं और अपने कानों में कुबल्ले लटकाए। कुबल्ले होता है बड़ी बड़ी बालियाँ, गोल की तरह गोलाकार, जो एक आभूषण है, बालियाँ कह सकते हो। तो उन्होंने गले में इंद्रनील की माला पहनी और कानों में बड़ी बड़ी बालियाँ लटकाई हुई हैं। शतदल लाल कमल वेणी में, वेणी होती है बालों की बनाई हुई चोटी, और उन्होंने अपने बालों की चोटी में कमल के 100 पंखुड़ियों वाले लाल फूल लगाए हुए हैं। रजत रचित, रजत होती है चांदी, रचित होता है बनी हुई, चांदी से बनी हुई और मणियों से जड़ी हुई, बड़े ही तरीके से बनाई हुई पान पात्र, द्राक्षास्व पूर्व, द्राक्षास्व मदिरा, उन्होंने अपने सामने पान पात्र रखे हैं जो मदिरा से भरे हुए हैं, चांदी से बने हैं और मणियों से जड़े हुए हैं। सब ने अपने अपने सामने लाल चंदन की त्रिपदी पर ये पान पात्र रखे हैं। त्रिपदी क्या है? एक तरह का मेज कह सकते हो जिसके 3 पैर हैं। तो सब के सामने ये त्रिपदी रखी हुई है जो लाल चंदन से बनी हुई है, उस पर पान पात्र रखे हैं। पान पात्र में मदिरा है, ये पान पात्र चांदी से बने हैं और मणियों से जड़े हुए हैं। और ये कहाँ बैठे हैं? नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। नरम निदाग होता है गरम, बाल कस्तूरी छोटा कस्तूरी हिरण जो है उसकी छाल जो नरम भी है गरम भी है, तो उस पर चौकड़ी मारकर ये बैठे हुए हैं, मदिरा सेवन कर रहे हैं। मदरारुण आँखों वाले, और मदिरा के कारण उनकी आंखें अरुण हो गई हैं, लाल हो गई हैं। तेन लाल आँखों वाले मदमस्त बने हुए किन्नर किन्नरियों की कोमल और सुंदर अंगुलियों को मैंने बंसी पर फिरते देखा है। कहने का भाव ये है, ये किन्नर किन्नरियाँ मदिरा का सेवन करने के बाद अपने सुंदर सुंदर हाथों से बांसुरियाँ बजाने लग जाते हैं। तो मैंने उनका ये दृश्य देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कवि ने हिमालय के दृश्यों के साथ साथ वहाँ रहने वाले किन्नर किन्नरियों का भी दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया है। तो पूरी कविता में यहाँ प्रकृति चित्रण था, तो यहाँ की लोक संस्कृति का भी चित्रण कवि ने प्रस्तुत कर दिया है। कविता एक लंबी कविता है, लेकिन वर्णनात्मक थी, भाषा में तत्सम शब्दावली है, थोड़ी सी कठिन लग सकती है, लेकिन भाव की दृष्टि से बड़ी ही सरल और रोचक कविता है। मैं आशा करता हूँ कविता का भाव व्याख्या समझने में आपको आनंद आया होगा। और ये कविता
परीक्षा की दृष्टि से ये व्याख्या आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।